हमारा आज का केस है कर्नाटका के उडुपी शहर से। और ये केस अभी हाल ही में हुआ था, अभी पिछले महीने की ही बात है। बिफोर डाइविंग इनटू द स्टोरी, पहले हम सभी कैरेक्टर्स को जान लेते हैं कि इस कहानी में कौन कौन इन्वॉल्व है। हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार हैं बालकृष्ण। बालकृष्ण उडुपी में ही अपना एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और उनकी वाइफ, जिसका नाम है प्रतिमा, वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। बालकृष्ण और प्रतिमा की शादी को काफ़ी साल हो गए हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं और उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी बीत रही है और उन्हें फाइनेंशियली भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बालकृष्ण की पत्नी प्रतिमा का एक छोटा भाई है जिसका नाम है संदीप। अब संदीप और बालकृष्ण के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। मतलब जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक जीजा साले के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं था। संदीप और बालकृष्ण में एक जीजा साले का रिश्ता होने के बावजूद भी भाइयों जैसा प्यार था और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ की सभी अच्छी बुरी बातों को शेयर किया करते थे। दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हुआ क्या कि इनकी लाइफ एकदम अच्छी खासी बीत रही थी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगस्त 2024 से बालकृष्ण की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लगी। उन्होंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा था। अब जैसे बालकृष्ण के सिम्टम्स थे, उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि बालकृष्ण को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसे ऐसे ही बुखार वगैरह जैसी कोई छोटी मोटी बीमारी होगी। लेकिन जब वो लोग एक एक कर डॉक्टर्स बदलते गए और तब भी बालकृष्ण की हालत में कोई सुधार नहीं आया, तो उन्हें भी चिंता होने लगी और एक एक कर उन्होंने उडुपी नहीं बल्कि पूरे कर्नाटका भर के सभी डॉक्टर्स को बालकृष्ण का इलाज करवाने के लिए कंसल्ट किया। लेकिन फिर भी बालकृष्ण जब तक उनकी दवाई लेता रहता वो ठीक रहता, लेकिन जैसे उसे ये लगता कि वो अब ठीक हो चुका है और वो दवाई लेना छोड़ देता, तो एक बार फिर से उसे वैसे ही सिम्टम दोबारा से दिखने लगते और बालकृष्ण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और सिर्फ वही नहीं, उसकी पत्नी प्रतिमा को भी उसकी बहुत फिक्र थी। और ऐसे करते करते हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते लगभग 2 महीने बीत चुके थे और अब अक्टूबर का महीना आ चुका था। फाइनली बालकृष्ण को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टर्स उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं। इवन उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसकी देखभाल करने के लिए बारी बारी से हॉस्पिटल आकर उसके पास रुका करते थे और उसकी पत्नी प्रतिमा ने भी उसकी बहुत सेवा की। एंड संदीप, उसका साला, बिस्तर के पास 1 मिनट के लिए भी कभी भी इधर से उधर नहीं हुआ था। और एज अ रिज़ल्ट इन सभी की मेहनत रंग लाई और बालकृष्ण को कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर्स ने एकदम फिट डिक्लेयर कर दिया और डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आप लोग अब बालकृष्ण को घर वापस ले जा सकते हो और अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे। जिसके बाद बालकृष्ण को 19 अक्टूबर 2024 को घर वापस ले जाया जाता है। बालकृष्ण पिछले लंबे समय से काफ़ी बीमार था, इसीलिए उसकी इस हालत की खबर उसके सभी रिश्तेदारों को थी। उसके जितने भी रिश्तेदार वहाँ आसपास उडुपी में रहा करते थे, वो बालकृष्ण के घर आने की खुशी में उसका स्वागत करने के लिए सभी उसके घर पर इकट्ठा हुए थे। और उस रात उन सभी ने बालकृष्ण के ठीक होने की खुशी में एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाया था। अब खाना खाने के बाद और बातें करने के बाद रात के तकरीबन 11-12 बजे तक बालकृष्ण के सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट चुके थे और अब घर में सिर्फ बालकृष्ण, उनकी पत्नी और उनके बच्चे ही थे। फाइनली इतने महीनों के बाद बालकृष्ण और उनकी पत्नी को भी थोड़ा सुकून मिला था और वो भी आज रात को एक सुकून की नींद सोने वाले थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कल का सवेरा उनके लिए क्या लेकर खड़ा था। 19 अक्टूबर की रात बीतती है और अगला दिन आता है, यानी कि 20 अक्टूबर 2024। अगली सुबह प्रतिमा उठती है और वो देखती है कि बालकृष्ण अब भी सो रहे थे। वो चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर बालकृष्ण के पास आती है और उसे चाय पीने के लिए उठाती है। वो 2-3 बार बालकृष्ण को आवाज़ लगाती है, लेकिन बालकृष्ण उठते नहीं हैं। वो लगभग 1 घंटे बाद वापस आती है बालकृष्ण को उठाने के लिए और जब इस बार भी बुलाने पर बालकृष्ण नहीं उठते तो उसे चिंता होने लगती है और वो बालकृष्ण को हिलाकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है। बट बालकृष्ण कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो कांपते हुए हाथों से बालकृष्ण की सांसें और नब्ज़ देखती है। शी रियलाइजेज कि हर हस्बैंड वॉज नो मोर। बालकृष्ण की मौत हो चुकी थी। ये रियलाइजेशन होने के बाद कुछ मिनटों तक तो प्रतिमा को कुछ समझ ही नहीं आता और फिर जब उसे थोड़ा होश आता है तो फाइनली सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन लगाती है और उसे इस बारे में बताती है। एंड देन अपने इन-लॉज़ को भी बताती है कि बालकृष्ण कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बालकृष्ण के माँ बाप और प्रतिमा का भाई दौड़कर तुरंत उसके घर पर पहुंचते हैं और जब वो लोग बालकृष्ण की हालत देखते हैं तो उन्हें भी एहसास हो जाता है कि बालकृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे और वो लोग रोने लग जाते हैं। एक एक कर बालकृष्ण के सभी रिश्तेदार घर में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन
जहाँ पर ये सभी लोग इस बात के लिए उदास थे, इस बात के लिए दुखी थे कि बालकृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, वहीं पर बालकृष्ण का जो साला था संदीप, वो एक अजीब सी कंफ्यूजन में था और ये चीज़ उसके चेहरे से साफ साफ जाहिर हो रही थी। और कुछ मिनटों के बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि बालकृष्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी है, तो वो हिम्मत करके बालकृष्ण के पिता को एक कोने में बुलाता है और फिर वो एक भारी मन के साथ बालकृष्ण के पिता से एक बात कहता है। और वो कहता है कि आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जीजा जी की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं है। उसकी ये बात सुनकर बालकृष्ण के पिता भी चौंक जाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था। तो संदीप उन्हें बताता है कि आप मेरी बात मानिएगा, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये अंतिम संस्कार को रोक दीजिए और जो भी हो जाए आप किसी भी हालत में जीजा जी का पोस्टमार्टम ज़रूर करवाइए। उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या जीजा जी की मौत एक नेचुरल डेथ थी या फिर उनका किसी ने कत्ल किया था। अब जैसे ही संदीप ने यह बात बालकृष्ण के पिता से कही तो उन्हें भी पता था कि संदीप जो था वो बालकृष्ण के काफ़ी नज़दीक था। सो उन्हें लगा कि हो सकता है कि संदीप को कोई ऐसी राज की बात पता हो जिसके बारे में वो ना जानते हों, और इसीलिए उन्होंने संदीप की बात मानते हुए अंतिम संस्कार को वही रुकवाया और उन्होंने अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी उनको सौंप दी गई एंड देन बालकृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ। अब इंतज़ार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का, क्योंकि वो रिपोर्ट ही बता सकती थी कि आखिर बालकृष्ण की मौत नेचुरल तरीके से हुई थी या फिर इसके पीछे किसी की कोई गहरी साजिश थी। लगभग 3 दिन के बाद बालकृष्ण की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जैसे ही वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट संदीप के हाथ लगती है तो वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ साफ साफ लिखी गई थी कि संदीप को दम घोट कर मारा गया है, उसकी ये मौत एक नेचुरल डेथ नहीं थी। जिसके बाद संदीप समझ चुका था कि उसका जो ये शक था ये बिल्कुल जायज़ था। जिसके बाद वो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर अपनी बहन प्रतिमा के पास जाता है और उसके पास जाने से पहले वो अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगा लेता है। और जैसे ही संदीप अपनी बहन के पास जाता है तो उसे कहता है कि मुझे पता है कि जीजा जी की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं थी और उनका कत्ल करवाया गया था, और उस बात का सबूत है मेरे हाथ में रखी हुई ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। दीदी अभी मुझे सब कुछ सच सच बता दो, अगर तुम मुझे सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। जब संदीप अपनी बहन को कन्फ्रंट करता है तो प्रतिमा, जिसका कि अब तक अपने पति की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो ज़िंदगी में क्या करेगी, वो एकदम शॉक हो जाती है और वो अपने भाई के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि बालकृष्ण की मौत की जिम्मेदार वही है और उसी ने ये कत्ल करवाया था। जिसके बाद प्रतिमा उसे पूरी सच्चाई बता देती है। तो बात दरअसल ये थी कि ये जो प्रतिमा थी इसका एक 28 साल के लड़के जिसका नाम दिलीप हेगड़े था और वो भी उडुपी में ही रहता था, उसके साथ प्रतिमा की इंस्टाग्राम के थ्रू फ्रेंडशिप हुई थी और धीरे धीरे उनकी ये फ्रेंडशिप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में बदल गई। अब वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते का रोड़ा था बालकृष्ण। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर बालकृष्ण को मार दिया जाए तो वो दोनों आसानी से शादी कर सकते थे, और उसे मारने के लिए ही दिलीप हेगड़े ने ही एक स्लो पॉइजन प्रतिमा को ला कर दिया था और प्रतिमा खाने में मिलाकर बालकृष्ण को वो स्लो पॉइजन दिया करती थी। और यही वजह थी कि बालकृष्ण पिछले 2-3 महीनों से लगातार बीमार चल रहा था। लेकिन इतने महीनों तक वो पॉइजन खिलाने के बाद भी बालकृष्ण की मौत नहीं हो रही थी। इसीलिए प्रतिमा और दिलीप हेगड़े ने एट द एंड डिसाइड किया कि वो लोग इस बालकृष्ण को अपने हाथों से ही मार देंगे। और जिस दिन बालकृष्ण को अपने हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, यानी कि 19 अक्टूबर को, उसी रात को जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए थे, तो प्रतिमा ने दिलीप हेगड़े को अपने घर में बुलाया और जब बालकृष्ण सो रहा था तो एक तकिए की मदद से उसने अपने ही लवर से अपने पति की हत्या करवा दी और फिर उसे घर से भगा दिया। और अगले दिन लोगों के सामने ये पेश किया कि बालकृष्ण नींद में ही मर गया। और जैसे ही प्रतिमा ने ये सब कुछ अपने भाई के सामने कन्फेस कर लिया तो उसके भाई संदीप ने भी उसे एक शॉकिंग फैक्ट बताया और उसने अपनी बहन से कहा कि दरअसल उसके जीजा बालकृष्ण को पता था कि प्रतिमा का एक लड़के से अफेयर चल रहा है और उन्होंने ही ये बात उसे यानी कि संदीप को बताई थी। और साथ ही बालकृष्ण ने संदीप को ये भी बताया था कि वो इतना बीमार रहता है और जब हॉस्पिटल में होता है तब भी प्रतिमा उसी लड़के से फ़ोन पर बातें करने में लगी रहती है। तो खैर ये सब बताने के बाद संदीप अपनी बहन के घर से निकलता है और वो रिकॉर्डिंग जो उसने अभी अभी अपने बहन के कन्फेशन की थी और साथ ही वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो दोनों चीज़ें ले जाकर वो पुलिस स्टेशन जाता है और फिर वहाँ पर अपने जीजा के कत्ल के लिए अपनी बहन के अगेंस्ट एक FIR लॉन्च करवाता है।
और उसके पास जो एविडेंस था वो इनफ था उसकी बहन प्रतिमा और उसके लवर को अरेस्ट करने के लिए। अगर बालकृष्ण और संदीप में इतनी गहरी दोस्ती ना होती और बालकृष्ण ने संदीप को उसकी बहन के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में ना बताया होता तो शायद आज भी प्रतिमा और उसका वो लवर आज़ाद घूम रहे होते और किसी को कभी पता ही ना चलता कि बालकृष्ण की मौत एक नेचुरल इंसिडेंट नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी।